हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस का इम्पोर्टेंस चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के बारे में। हम इनका अध्ययन प्रारंभ करें उससे पहले आपको जानना होगा कि यह हमारे सामान्य सिलेबस के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इससे रिलेटेड कई बार भी कई सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कोशिका की शुरुआत करें उससे पहले हमको देखना होगा कि हम लोग जिस संसार या दुनिया में रहते हैं तो उस संसार में हमारे चारों ओर कई सारी चीज़ें जो होती है वो बिखरी पड़ी होती है, ठीक है। और उन सारे पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, दो श्रेणी या वर्ग में बांटते हैं। जैसे वे दो श्रेणी या वर्ग कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा पदार्थों के जो दो श्रेणी या वर्ग है उसमें से पहला बन जाता है सजीवों का वर्ग या फिर लिविंग्स, और दूसरा वर्ग जो बन जाता है वह निर्जीव पदार्थों का वर्ग यानी नॉन लिविंग का बनता है। तो अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि सजीव और निर्जीवों में क्या अंतर है, किन पदार्थों को हम सजीव के श्रेणी में रखेंगे और अपने चारों ओर के किन पदार्थों को हम निर्जीव के श्रेणी में रखेंगे। तो ख्याल रखिएगा सजीव और निर्जीव के बीच में जो मूल अंतर है वह है जैव प्रक्रम के संबंध में। तो यानी याद रखिएगा ऐसे पदार्थ जो कोई जैविक कार्य करते हैं उन्हें हम सजीव कहेंगे, ठीक है। और ऐसे पदार्थ जिसमें जैव प्रक्रियाएं नहीं होती है कि जैव प्रक्रम नहीं होती है तो उन पदार्थों को हम निर्जीव कहेंगे। अब कहेंगे आप जैव प्रक्रम क्या है, तो याद रखिएगा किसी भी सजीव को जीने के लिए या अपने पूरे जीवन काल को जीने के लिए कुछ मूलभूत कार्य करने होते हैं। उन कार्यों के सुचारू रूप से संपादन होने की स्थिति में ही कोई सजीव अपना पूरा जीवन काल जी पाता है। और अगर उनमें से कोई भी एक फंक्शन ठप हो जाए तो फिर वो सजीव की समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। जीवों में होने वाली जैव प्रक्रियाएं या प्रक्रम के अंतर्गत चार क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। उसमें से पहली क्रिया है पोषण यानी न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका श्वसन यानी इंस्पिरेशन, तीसरा हो गया पदार्थों का परिवहन कहें या फिर पदार्थों का एक प्रकार से संचरण कहें, पदार्थों का परिवहन, चौथी हो गई आपका क्या उत्सर्जन, ठीक है, यानी विभिन्न उपापचयी प्रक्रम के फलस्वरूप बने नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का अपने शरीर से बाहरी वातावरण में त्याग। ये चार ऐसी मूल संक्रियाएं हैं कि इनमें से किसी भी एक संक्रिया के ठप होने की स्थिति में कोई भी एक सजीव की मृत्यु हो जाती है, यानी ये जीवन जीने के लिए आवश्यक प्रक्रम है। अब ध्यान दोगे इसमें कोई विद्यार्थी कहने लगते हैं कि क्या हम लोग इस जैव प्रक्रम में जनन को जोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीवन जीने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया को ही जैव प्रक्रम कहा जाता है और किसी भी सजीव को जीने के लिए मुख्य रूप से जनन अनिवार्य नहीं होता है। तो फिर आप कहेंगे तो फिर सजीव जनन क्यों करते हैं, जनन करने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा किसी भी सजीव के जनन करने के पीछे के दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य हो जाता है अपनी स्पीशीज को बचाने के लिए और दूसरा कह सकते हो कारण है अपनी यौन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए कोई सजीव है ये जनन का कार्य करते हैं। वरना जनन जो है किसी सजीव को जीने के लिए अनिवार्य प्रक्रम नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दोगे इस आधार पर हम लोग सजीव और निर्जीव का वर्गीकरण कर लिए, जिसमें सजीव के उदाहरण के तौर पर आप क्या ले सकते हैं, सभी पेड़ पौधे, या फिर सजीव के उदाहरण के तौर पर किसको ले सकते हो, सजीव के उदाहरण में आप ले सकते हैं मनुष्य ले सकते हो, कुत्ता ले सकते हो, घोड़ा ले सकते हो, हाथी ले सकते हो, या फिर कोई भी पेड़ पौधे में जैसे बरगद ले सकते हो या फिर पीपल का पेड़ ले सकते हो, इत्यादि इत्यादि। ये क्या है, सजीव के उदाहरण हैं। इनके लाखों लाख की संख्या में उदाहरण हैं, हालांकि सारे उदाहरण यहाँ पर नहीं लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब निर्जीव पदार्थ के भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हमारे आसपास में निर्जीवों के उदाहरण के श्रेणी में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कलम हो जाएगी, जैसे कॉपी हो जाएगा, जैसे किताब होगी, कुर्सी होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो निर्जीव पदार्थ के उदाहरण में आ जाते हैं, ठीक है। इनमें चूंकि कोई भी जैव प्रक्रम संपन्न नहीं होती है, इस वजह से ये सारे के सारे क्या हैं, निर्जीव पदार्थों के उदाहरण हैं। अब ध्यान दोगे इसमें से सजीव जो है का अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इनसे हमारा जीवन जो होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रहता है। तो अगर किसी एक सजीव के शरीर का अगर हम लोग अध्ययन करना चाहें, उनकी क्रियाकलाप का अध्ययन करना चाहें, या फिर उसके गुण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से हस्तांतरण होता है, अगर हम लोग इनका अध्ययन करें तो उस स्थिति में कोशिका का अध्ययन जो होता है वो अनिवार्य हो जाता है।
तो क्या होती है कोशिका, हम लोग कोशिका के विषय में ही अभी जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो कोशिका का परिभाषा या डिफिनेशन आप लोग देंगे। कोशिका की परिभाषा हो जाएगी, या जिसको अंग्रेजी में हम लोग सेल कहते हैं उसकी परिभाषा हो जाएगी, सजीवों की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक, ठीक है, मूलभूत संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा आनुवांशिक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। समझ लीजिए, ये कोशिका का परिभाषा या फिर डेफिनेशन है। इस परिभाषा में आप लोग 3 शब्द देख रहे हो। सजीवों की, ये तो सजीव समझ गए, तो प्रत्येक सजीवों की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक, मूलभूत कहने का मतलब है मूल, तो मूल संरचनात्मक या फिर क्रियात्मक और अनुवांशिक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पर संरचनात्मक कहने का अर्थ क्या हो गया? तो याद रखिएगा, जिस प्रकार से एक एक पेज के जोड़ने से कोई एक मोटी पुस्तक की जो है रचना होती है, तो उस मोटी पुस्तक की अंतिम इकाई क्या है? एक पेज या पृष्ठ है। इस प्रकार से जैसे कोई एक ऊंची दीवार देखते हो या फिर कोई एक ऊंची इमारत देखते हो, उस इमारत या बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या है जिनसे वो इमारत खड़ी हुई है? तो उस इमारत की या दीवार की सबसे छोटी इकाई जिस प्रकार से कोई एक ईंट होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक सजीवों का जो शरीर बना है अनेक सारे छोटे छोटे इकाइयों के मेल से बना है। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी जो मूलभूत यूनिट है या फिर मूल इकाई है, उसी का नाम है कोशिका। यानी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोशिकाओं से ही किसी एक सजीव का शरीर जो होता है वो निर्मित होता है या फिर बना हुआ होता है। सही बात, ये तो संरचनात्मक हो गई यानी स्ट्रक्चरल। अब दूसरी हो गई क्रियात्मक। क्रियात्मक कहने का अर्थ हो गया प्रत्येक सजीव को अपने जीवन में कुछ न कुछ कार्य करने होते हैं। जैसे पोषण संबंधी कार्य वो तो करने ही करने होंगे, श्वसन के कार्य, पदार्थों के परिवहन के कार्य और उत्सर्जन के कार्य। इसके अलावे और भी बहुत सारे कार्य हैं जो कि जैव प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन वे कार्य भी उसे करने होते हैं। जैसे आप जनन के कार्य कर सकते हो, जैसे आप गति के कार्य कर सकते हो। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, तो उन क्रियाओं का संपादन किससे होता है, या फिर कह सकते हो वे क्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती है या संपादित होती है, और उस क्रियाओं को संपादित करने की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, सजीवों की सबसे छोटी जो फंक्शनल यूनिट है यानी क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका या फिर सेल है। अब ध्यान दोगे, हम लोग एक तीसरे शब्द पर आएंगे, आनुवांशिक, जिसको अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवांशिक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। यहाँ पर आनुवांशिक का अर्थ क्या हो गया? आनुवांशिक का अर्थ हो गया कि सजीवों का वह गुण जो वो अपने संतानों को स्थानांतरित करते हैं, क्या कहते हैं? आनुवांशिक गुण कहते हैं। तो ख्याल रखिएगा, जैसे सजीवों में क्या देखा जाता है कि एक कुत्ते के जो पिल्ले जन्म लेते हैं वो कुत्तों के शकल सूरत के होते हैं, और एक इंसान के जो बच्चे जन्म लेते हैं वो इंसान के शकल सूरत के होते हैं, और एक बंदर के जो बच्चे होते हैं वो बंदर जैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि आनुवांशिक गुण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने लगते हैं। इन गुणों को संतति की पीढ़ी में हस्तांतरित करने में जो भूमिका निभाती है वो कौन निभाती है? कोशिका निभाती है। उसकी सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? कोशिका है। ठीक है, तो समझ गए, ये कोशिका की परिभाषा हो गई। अब हम क्या करेंगे, कोशिकाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, कैसे की गई, और उनके विभिन्न प्रकार के जो अंग या फिर कोशिकांग है उसके बारे में किस प्रकार से हमें जानकारी हासिल हुई है। थोड़ी उसकी जो है चर्चा या उसके इतिहास के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ख्याल रखिएगा, इंग्लैंड का रहने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट हुक। उसने सबसे पहले 1665 ईस्वी में अनगढ़ आवर्धक लेंस के माध्यम से जब कर्क के पतले छाल को देखा तो कर्क के पतले छाल में उसे मधुमक्खी के छत्तों के समान है कुछ छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दिए, सॉकेट दिखाई दिए। उन सारे गड्ढे या सॉकेट को उन्होंने सेल का नाम दिया, और सेल का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो सेल का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है छोटा कमरा या फिर छोटी कोठरी। समझ पा रहे हैं? तो चूंकि ये सॉकेट या गड्ढे छोटे छोटे आकार के थे, इस वजह से रॉबर्ट हुक ने इसका नाम रखा सेल या फिर छोटा कमरा। ठीक है, बाद में चलकर इनका नाम हिंदी में क्या पड़ गया? कोशिका पड़ गया। ठीक है, अब देखिए, कोशिका के बारे में उस समय केवल इतनी ही जानकारी थी, इसके आगे की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।
लेकिन आगे चलकर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग समय काल में कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो पाई। तो सन 1674 ईस्वी में ल्यूबनहॉक नाम का वैज्ञानिक ने सबसे पहले तालाब के जल में जीवित कोशिका को देखा। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली अब कहाँ चले आएंगे, अब चले जाएंगे हम लोग डायरेक्टली 1831 ईस्वी में आ जाएंगे। 1831 ईस्वी में आप क्या देखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, रॉबर्ट ब्राउन। ध्यान देंगे उस समय तक अभी सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ नहीं था। तो 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले क्या देखा, कोशिका के केंद्रक की या फिर न्यूक्लियस की खोज कर ली। और ये घटना कब की है, 1831 ईस्वी की है। इसके बाद आगे चलकर अगला घटनाक्रम 1839 ईस्वी में घटित होता है। 1839 ईस्वी में घटित होता है। तो सबसे पहले 1839 ईस्वी में पुरोपुंज नाम का एक वैज्ञानिक होता है। वो पुरोपुंज ने सबसे पहले कोशिकाओं में जीवद्रव्य को देखा था। ठीक है, ये जीवद्रव्य क्या होता है, तो जीवद्रव्य जो होता है किसी भी कोशिका में जो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म पाया जाता है और उसके केंद्रक के अंदर जो गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम लोग केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से क्या कहा जाता, जीवद्रव्य कहा जाता। यानी जीवद्रव्य में दो चीजें सम्मिलित रहती है, पहला हो गया कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य या फिर कह सकते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये दोनों को संयुक्त रूप से जीवद्रव्य के नाम से जाना जाता है। तो उनके द्वारा सबसे पहले जीवद्रव्य को पहचाना गया। तो ये मूल चार बातें जो हुई वो अलग अलग समय काल में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, कोशिका के सिद्धांतों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो 38 ईस्वी में एम सिलीडन है और 1839 ईस्वी में टी स्वान ने संयुक्त रूप से या एक साथ मिलकर बताया कि जो है प्रत्येक सजीव का जो शरीर बना है आखिरकार कोशिकाओं से ही बना है। समझ पा रहे हैं, यानी किसी भले उनमें किसी में एक कोशिका हो, किसी में एक से अधिक कोशिकाएं हो, लेकिन प्रत्येक सजीव जो बना है वो कोशिकाओं से ही बना है। इसके आगे हम लोग 1855 ईस्वी में आ जाते हैं। 1855 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुआ, उसका नाम था बिरचो। क्या नाम था, बिरचो। 1855 ईस्वी में बिरचो नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि जो है प्रत्येक कोशिका जो होती है वह जनन कोशिका से ही बनी होती है। समझ पा रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि एक पितृक पीढ़ी के कोशिकाएं जो होती है वो अपने गुणधर्म को अपने संततियों में हस्तांतरित कर देती है या फिर ट्रांसफर कर देती है। ठीक, और उसके आगे चलकर हम लोग आज जो वर्तमान में जितनी भी जानकारियां पाते हैं वह एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी के विकास के बाद संभव हो पाया। तो याद रखिएगा, एक उन्नत या कह सकते हो अच्छे दर्जे की जो सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ वो कब हुआ, 1940 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1940 ईस्वी में एक घटनाक्रम ये बनती है कि मुख्य रूप से हम लोग सूक्ष्मदर्शी बनाने या फिर कह सकते हो माइक्रोस्कोप बनाने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप वह युक्ति या यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी एक छोटी वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सूक्ष्मदर्शी की जानकारी। अब आपके मन में ये सवाल तैर रहा होगा कि ये सूक्ष्मदर्शी आखिरकार बने कौन चीज के होते हैं। सूक्ष्मदर्शी में उच्च क्षमता वाले या फिर हाई पावर वाले उत्तल लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं। कई संख्या में एक से अधिक हाई पावर वाले उत्तल लेंस की सहायता से ही हम लोग कोई एक सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप को बनाते हैं। अब रही बात सूक्ष्मदर्शी होते कितने प्रकार के हैं, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला प्रकार हो गया आपका प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, एक हो गया प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जिसको हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप कहेंगे, और इसका दूसरा प्रकार हो गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब ये दो प्रकार के सूक्ष्मदर्शी हो गए। अब यहाँ पर ये दोनों सूक्ष्मदर्शी में क्या अंतर है, थोड़ा इसको समझते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी आखिरकार सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें कोई एक छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इसकी क्षमता में अंतर होता है, जिस वजह से सूक्ष्मदर्शी का दो वर्ग बन गया। पहला हो गया प्रकाश सूक्ष्मदर्शी या लाइट माइक्रोस्कोप, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो याद रखिएगा, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी किसी भी छोटी वस्तु का अधिक से अधिक मैक्सिमम कर सकते हो 2000 गुना बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब दिखा सकता है या बना सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की अगर पावर या क्षमता की बात करें तो इनकी जो क्षमता है वो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से कई गुना अधिक है। तो
तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का पावर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप किसी भी वस्तु का अधिक से अधिक 1,80,000 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हो। या तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी वस्तु यदि वो एक बिंदु के रूप में भी हो और उनका अगर 1,80,000 गुना बड़ा प्रतिबिंब अगर दिखाया जाए तो निश्चित रूप से उस वस्तु के बारे में या उस चीज के बारे में अध्ययन का काम जो होता है वो बिल्कुल आसान या सरल हो जाता है। तो इस प्रकार से इन उन्नत सूक्ष्मदर्शियों के विकास के बाद ही आज हम लोग कोशिकाओं के बारे में या फिर उनके विभिन्न अंग या अंगकों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने में सफल रहे हैं। ठीक है, अगर इन सूक्ष्मदर्शियों का विकास नहीं हो पाता तो उस स्थिति में आज हमारे पास कोशिकाओं के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं उतनी जानकारियां संभवतः नहीं हो पाती। ठीक है, तो क्या होती है एक कोशिका के शरीर की संरचना, ये चीज हम लोग ठीक नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियोज का इंतजार करें। थैंक यू, अल्लाह बेस्ट।